ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में या फिर जून 1947 में। देखिए, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। इसके लिए एटली ने बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय पद ग्रहण कर शीघ्र ही या जल्द ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दिया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फरवरी 1947 में। अगला देखिए, दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। दूसरा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। तीसरा है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। और चौथा है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। देखिए, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि एटली ने 20 फरवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया कि जून 1948 के पहले हम भारत छोड़ देंगे। उसके लिए हम कुछ भारतीयों को, जो उत्तरदायी लोग होंगे, उनको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जो 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर लिए थे। उन्होंने एक बात और भी कहा था। उन्होंने कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। ठीक है, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका जो काम था भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था और उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया कि वह भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला देखिए, तीसरा है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स प्रस्ताव, बेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया। लगभग 2 महीने तक चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। तो यहाँ ऑप्शन बी से हो जाएगा, जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 यानी कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की डेट निर्धारित कर दी गई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। चर्चिल के मस्तिष्क का, मोहम्मद अली जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वह स्वतंत्रता प्रदान करने की कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें,
सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। देखिए, गांधी जी और जो माउंटबेटन की जो पहली मुलाकात हुई थी वो 31 मार्च 1947 को हुई थी। ठीक है, गांधी जी और माउंटबेटन की पहली मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी ने माउंटबेटन को बताया कि अंतरिम सरकार पूरी तरीके से जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए, या फिर उन्होंने कहा कि सरकार जिन्ना को ही बनाने दिया जाए। लेकिन उन्होंने यह भी बात कहा कि यदि जिन्ना सरकार बना लेती है तो भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। अर्थात कह भी सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा ना हो, इसके लिए जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए। लेकिन गांधी जी के इस सुझाव पर कुछ कांग्रेस के नेताओं और वर्किंग कमेटी को यह बात अच्छी नहीं लगी और बंटवारे की अच्छी नहीं लगी। और फिर गांधी जी ने बाद में कहा कि बंटवारे के विरोध में कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी नहीं राजी होऊंगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यही गांधी जी बोले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत विभाजन के जो पक्ष और विपक्ष में मतदान होना था, और जो विपक्ष में मतदान किए थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। साथ ही डॉक्टर किचलू किए थे, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने मतदान किया कि भारत का बंटवारा ना हो। और ये जो प्रस्ताव पेश किए थे वो गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद किए थे। अबुल कलाम आज़ाद पहले विभाजन के विरोधी थे, लेकिन अंततः बाद में वो विभाजन के समर्थक बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी समर्थन दिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ने समर्थन दिया। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान दिया, वो भी विपक्ष में। बाकी ये तीनों ए सी डी, ये तीनों ने पक्ष में मतदान किया। अगला देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो यहाँ पर भारत विभाजन के समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन सी से हो जाएगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, यानी कि 1946 से 1947 नवंबर 1947 तक बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज खस्टम, एडवर्ड सप्तम, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जब स्वतंत्रता हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो अंग्रेज में महाराज था वो जॉर्ज खस्टम था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाएगा, जॉर्ज खस्टम। अगला देखिए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ ऑप्शन ए से हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी जो 3 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि टोटल 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, बाद में जो उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया वो 1774 ईस्वी में गठन किया गया, लेकिन बात कही गई इसी अधिनियम के तहत। इसमें एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए,
भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? 1793 में, 1803 में, 1813 में, 1833 में। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1813 में। 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस कानून के तहत कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति भी मिली थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत के लिए जो है 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन, साहित्य में सुधार, पुनरुत्थान के लिए भारतीय प्रदेशों में विज्ञान, अर्थात हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा के लिए बीड़ा उठाने का जिम्मा दिया गया था। तो इसे यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के लिए 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्कृति के आधार पर ही 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। अगर हम बात करते हैं कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी गई थी? ठीक है, नहीं दी गई थी, यहाँ बात कर रहे हैं नहीं दी गई थी, तो होगा एचिसन आयोग द्वारा। एचिसन आयोग 1887 में जो है बना था, आया था। उसने अपनी रिपोर्ट दी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं कि भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ ही सिविल सेवा परीक्षा होना चाहिए, तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, संवैधानिक सुधार। देखिए, आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में बांटा गया। इनमें जो हस्तांतरित विषय का था वो प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि जो आरक्षित विषय था वो गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहने दिया गया। यह दोहरी प्रशासन प्रणाली 1921 से 1937 तक चला, जो कि 9 प्रांतों में चला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, संवैधानिक सुधार। ठीक, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से ही संबंधित था। अगला देखिए 14वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट मिशन या फिर साइमन कमीशन। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था, और इसमें कहा गया था कि राजनैतिक परिस्थिति को प्रत्येक 10 साल के बाद पुनरावलोकन किया जाएगा कि कहां तक संभव है।
कहाँ तक शासन चल रहा है। लेकिन इसी बीच 10 साल का जो ड्यूरेशन था उसके पहले ही इन्होंने 1927 में साइमन कमीशन बनाया और साइमन कमीशन से ही अब प्रक्रिया आरंभ हो गई और जो भारत शासन अधिनियम 1935 सामने आया। अब आगे चल के क्या हुआ कि जब साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में कर दी गई, बाद में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी रिपोर्ट में साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे। इसका विरोध किया गया, व्यापक रूप से विरोध किया गया, ठीक है, लोग इसका विरोध किए। उसके बाद साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो श्वेत पत्र था, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। इसमें हमको सही चुनना है। तो हम आते हैं वापस। यहाँ पे जो पहला कथन है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था भारत शासन अधिनियम में, तो बिल्कुल था, इसलिए आप हमारा कथन पहला सही है। दूसरा है एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है, दूसरा भी। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही है। यानी कि हमारा ये तीनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 और 3। अगला देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को ही अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाले जो व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी अपने देश की सेवा प्रदान की है। महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है और वह आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1861 में और 1892 में, 1909 में, 1919 में। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन से हो जाएंगे 1892। 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक समाप्त होता है और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।